हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू? फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी लोगों को आज के एग्जाम के लिए और 20 फरवरी के एग्जाम के लिए आप सभी लोगों को ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, गुड लक। अच्छे से जाना और अच्छे से एग्जाम लिख करके आप लोग जरूर आना। तो जाने से पहले आप लोगों को हम क्लास 12 का 2024 का और 2023 का आर्ट्स कॉमर्स साइंस तीनों ही स्ट्रीम के स्टूडेंट का पीवाई क्यूज हम आप लोगों को करवा दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ से इस वीडियो में जितने भी एमसीक्यूज होगा, यहाँ से कुछ ना कुछ एमसीक्यू आप लोगों को एग्जाम में आज भी पूछेगा और 20 फरवरी के एग्जाम में भी आप लोगों को पूछेगा, ये एकदम गारंटी है। इसलिए जाने से पहले आप इस वीडियो को अच्छे से देखते हुए जाना, ताकि आप लोगों का एग्जाम में जितने भी एमसीक्यू यहाँ से पूछेंगे, वो एमसीक्यू का आंसर आप लोगों का सही बने और एग्जाम में जो हम लोग 90% के लिए इतने दिनों से प्रिपरेशन कर रहे थे, वो हम लोगों का जरूर से पूरा हो सके। ठीक है? चलो समय नहीं गवाते हैं, क्योंकि 3-3 4-4 सेट करना है, इसलिए हम लोग जल्दी-जल्दी इसको करते हैं और बहुत ज़्यादा समय आप लोगों का हम नहीं लेंगे। देखो, पहला क्वेश्चन बोल रहा है ये हम लोगों का 2024 का जो है वो कॉमर्स और साइंस वालों का पीवाई क्यूज है। बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टडी अंडर माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं? तो माइक्रो इकोनॉमिक्स तो एक पर्सन है, तो एक पर्सन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, यानी कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ेंगे। बाकी जनरल प्राइस लेवल हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में हो गया, फुल सप्लाई ऑफ मनी के बारे में हो गया, ए बी सी, ए बी और सी, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। ठीक है? तो 1 का आंसर होगा डी। चलो हिंदी में देखो बच्चा लोग क्या लिखा गया है। बोल रहा है निम्नलिखित में से किसका अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है? तो उपभोक्ता का संतुलन व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। बाकी सामान्य कीमत स्तर, रोजगार का अध्ययन और मुद्रा की पूर्ति, ये मेरा समष्टि अर्थशास्त्र में आता है। क्वेश्चन नंबर 2 पे बोल रहा है हम लोगों का द रेट ऑफ चेंज इन टोटल यूटिलिटी रिलेटिव टू द क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी इज कॉल्ड। जब कभी भी टोटल यूटिलिटी एक एक्स्ट्रा गुड्स का कंजम्पशन करने से, एक एक्स्ट्रा गुड्स को कंज्यूम करने से टोटल यूटिलिटी में जो चेंजेस आता है, उसको क्या बोलते हैं? हम कई बार आप लोगों को बताए हैं कि अगर टोटल यूटिलिटी हम मेरा चेंज हो रहा है, इसका मतलब है कि वो मेरा मार्जिनल यूटिलिटी को बढ़ा रहा है, क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब ही होता है कि चेंज इन टोटल यूटिलिटी। ठीक है? बोला गया है वस्तु की मात्रा में सापेक्ष कुल उपयोगिता में परिवर्तन की दर को उस वस्तु की सीमांत उपयोगिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सीमांत उपयोगिता कहा जाता है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 में ना थोड़ा ट्रू एंड फॉल्स टाइप का वाला क्वेश्चन लास्ट ईयर में पूछा था। तो ऐसा तो क्वेश्चन इस साल नहीं पूछा जाना चाहिए। ठीक है? बोल रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस करेक्ट, यानी कि इंडिफरेंस कर्व के लिए इनमें से कौन-सा स्टेटमेंट सही है? ठीक है? चलो हम लोग देखते हैं कि कौन-सा स्टेटमेंट हम लोगों का सही है। पहला, बोल रहा है क्वेश्चन पे द प्रेफरेंस, यानी कि द प्रेफरेंस मतलब होता है आपका आईसी, द प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर इज मोनोटोनिक। हाँ, बिल्कुल कंज्यूमर का प्रेफरेंस मोनोटोनिक होता है। वो उन चीज़ों को ज़्यादा खरीदता है जिससे उसको ज़्यादा मतलब ज़्यादा वो सैटिस्फाई रहे। जनरली एन इंडिफरेंस कर्व इज कॉनकेव टू द ओरिजिन, गलत बोल रहा है, क्योंकि इंडिफरेंस कर्व कॉनकेव नहीं होता है, इंडिफरेंस कर्व जो होता है वो कॉन्वेक्स होता है। ठीक है? ये गलत बोल रहा है, ऑप्शन बी, ऑप्शन 2 गलत है। ऑप्शन 3 पे आते हैं। बोल रहा है क्वेश्चन पे इन इंडिफरेंस मैप द इंडिफरेंस कर्व लोकेटेड एट द डिस्टेंस। हाँ, ठीक है, ये हम लोगों का सही बोल रहा है और हम लोगों का जो है ये पॉइंट नंबर 4 भी सही बोल रहा है, यानी कि 1 सही है, 3 सही है और हम लोगों का 4 नंबर सही है। तो देखते हैं ऑप्शन में कहाँ बोल रहा है 1, 3 और 4 सही है, तो हम लोगों का बोल रहा है ऑप्शन नंबर डी पे 1, 3 और 4 सही है, तो ऑप्शन नंबर डी हम लोगों का राइट आंसर। इस तरीके का क्वेश्चन लास्ट ईयर में हम लोगों को एक क्वेश्चन देखने को मिला था। अब देखो यही बोल रहा है उदासीनता वक्र विश्लेषण से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा कथन सही है? तो उपभोक्ता का अधिमान एक दृष्ट होता है, सही बात है। सामान्यतः उदासीनता वक्र का ढाल मूल बिंदु की ओर अवतल होता है, गलत बात है, क्योंकि अवतल जो होता है ना, वो उत्पादन संभावना वक्र प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व होता है। ये तो उत्तल होता है, यानी कि उन्नतोत्तर होता है, तो ये तो गलत बोल रहा है। इसके बाद ऑप्शन नंबर 3 और 4 सही बोल रहा है। ठीक है? तो 1, 3 और 4 हम लोगों का सही है, तो ऑप्शन नंबर जो है हम लोगों का ये पॉइंट नंबर 4 हम लोगों का सही होगा। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोगों को यहाँ क्या बोल रहा है देखो, बोल रहा है कि द स्लोप ऑफ डिमांड कर्व इन इन्फीरियर गुड, घटिया वस्तुओं में माँग का जो डिमांड कर्व है वो किस तरीके से होता है? तो हम लोग को पता है घटिया वस्तु में पॉजिटिव होता है, यानी कि इन्फीरियर गुड्स जो है, गिफ्टिंग गुड्स जो है, उसमें डिमांड कर्व जो होता है वो पॉजिटिव होता है। घटिया वस्तुओं के लिए माँग की ढाल क्या होती है? धनात्मक होती है। माँग का ढाल धनात्मक होता है, प्राइस बढ़ता है तो इसका डिमांड भी जो है वो बढ़ जाता है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, द डिमांड फॉर व्हिच टाइप ऑफ कमोडिटी डिक्रीज ड्यू टू इंक्रीज इन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर। अगर कभी भी किसी भी कंज्यूमर का इनकम बढ़ेगा तो वो किस टाइप के डिमांड गुड्स के डिमांड को कम कर देगा? तो वो हम लोगों का गिफ्टिंग गुड्स का डिमांड को कम कर देगा। उपभोक्ता की आय बढ़ने से किस प्रकार की वस्तु की माँग वो कम कर देती है?
तो गिफिन वस्तुओं की माँग कम की जाती है। ठीक है? वो घटिया सामान खाना बंद कर देगा, अब वो पैसा कमा रहा है तो वो अच्छा सामान खाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 6 पे हम लोगों को यहाँ क्या बोल रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ कॉम्पिटिटिव गुड्स। कॉम्पिटिटिव गुड्स मतलब सब्स्टिट्यूट गुड्स, ऐसे गुड्स जो एक दूसरे के बदले यूज़ में लाया जाएगा, जैसे मेरा ब्लैंकेट्स और क्वाइटिल्स, ठीक है? बाकी कार और पेट्रोल, पेन और इंक और ब्रेड और बटर, ये मेरे लिए कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है, यानी एक दूसरे के साथ यूज़ में लाया जाएगा। निम्नलिखित में से प्रतियोगी वस्तुओं का एक संयोग कौन-सा है? तो प्रतियोगी वस्तु यानी कि हस्तानापन्न वस्तुएँ या प्रतिस्थापन वस्तुएँ, तो कंबल और रजाई मेरे लिए प्रतिस्थापन वस्तुएँ हैं, बाकी कार और पेट्रोल, कलम और स्याही और ब्रेड और बटर ये मेरे लिए पूरक वस्तु कहलाता है। ठीक है? आगे क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। देखो बोल रहा है क्वेश्चन पे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कर्व यू शेप, कौन-सा किस कर्व का आकार यू आकार का होता है? तो याद रखना एवरेज कॉस्ट कर्व जो होता है वो हम लोग का यू आकार का होता है। यू आकार का, तो क्या एवरेज कॉस्ट यहाँ पे दिख रहा है? नहीं। और अगर उल्टा यू हम लोगों का बोलता तो उल्टा यू हम लोगों का होता है यहाँ पे एवरेज प्रोडक्ट कर्व जो होता है वो उल्टा यू आकार का होता है। तो ये तो बोल रहा है यू शेप का, तो भाई यू शेप का तो ऑप्शन में कोई नहीं ना है। तो यहाँ पे हम लोग देखो 2 चीज़ हो सकता है। एक हम लोगों का जो मार्जिनल कॉस्ट होता है ना, मार्जिनल कॉस्ट वो भी हम लोगों का यू शेप का होता है, इस तरीके का मार्जिनल कर्व। लेकिन ये जो है ना वो पूरा यू शेप नहीं होता है। तो मेरे ख्याल से इसका जो आंसर होना चाहिए वो आंसर होना चाहिए आपका नन ऑफ दिस। निम्नलिखित में से कौन वक्र का आकार यू आकार का होता है? तो नन ऑफ दिस। लेकिन अगर आप इसमें सीमांत आगम भी अगर आप लिखते हो ना, तो भी मेरे ख्याल से नंबर आप लोगों का नहीं कटना चाहिए। ठीक है? लेकिन अगर एवरेज कॉस्ट दिखता है तो सबसे पहले एवरेज कॉस्ट को ही टिक मारना। ठीक है? आगे। यहाँ पे क्वेश्चन में हम लोगों को देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन पे, बाय व्हाट रेशियो विल बी प्रोडक्शन इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग इन फैक्टर बाय 3 टाइम्स। ये सिंपल बोल रहा है। अगर हम लोगों का इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल है, यानी पैमाने के बढ़ती प्रतिफल का नियम है, और अगर हम लोग जो प्रोडक्शन करने के लिए रॉ मटेरियल यूज़ करते हैं, अगर वो 3 टाइम्स बढ़ा रहे हैं, 3 टाइम्स बढ़ा रहे हैं, तो प्रोडक्शन जो है वो 3 टाइम्स से ज़्यादा बढ़ेगा। नॉर्मल क्या होता है, जितना हम लोग इनपुट डालेंगे उससे ज़्यादा हम लोगों का आउटपुट होगा ना। अगर ये इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल बोला, तो जितना इनपुट डाल रहे हैं उससे ज़्यादा आउटपुट मेरा होगा। अगर डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल बोलता तो ये 3 से कम होता। 3 से कम होता, कितना भी होता, लेकिन 3 से कम होता। कब? जब ये डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल बोलता। ठीक है? देखो हिंदी में क्या बोल रहा है यहाँ पे, पैमाने के विद्यमान, विद्यमान मतलब होता है बढ़ते, पैमाने के बढ़ते प्रतिफल के उत्पादन फलन में साधनों को 3 गुना से वृद्धि करने पर उत्पादन में किस अनुपात में वृद्धि होगी? तो पैमाने का बढ़ते प्रतिफल है, तो जितना साधन लगाएँगे उससे ज़्यादा उसका उत्पादन बढ़ेगा, 3 गुना से ज़्यादा। यही अगर पैमाने के घटते प्रतिफल बोलता तो 3 से कम में उत्पादन होता। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है व्हेन मार्जिनल कॉस्ट इज हायर देन एवरेज कॉस्ट देन, जब हम लोगों का ये हम लोगों का एवरेज कॉस्ट होता है और ये हम लोगों का होता है मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है? तो यहाँ यहाँ 1 सेकंड देना। ये यहाँ पे काटेगा, न्यूनतम बिंदु पे काटता है। ठीक है? ये होता है मार्जिनल कॉस्ट। अब हम लोगों को क्या बोल रहा है, व्हेन मार्जिनल कॉस्ट इज हायर देन एवरेज कॉस्ट। यहाँ देखो, यहाँ हो रहा है। जब हम लोगों का मार्जिनल कॉस्ट जो है वो ज़्यादा है किससे? एवरेज कॉस्ट से, यहाँ ना ज़्यादा है। तो हम लोगों को बोल रहा है कि उस समय जो है वो क्या होगा? तो उस समय हम लोगों का एवरेज कॉस्ट जो है वो देखो यहाँ से जब ये ज़्यादा हो गया तो एवरेज कॉस्ट भी देखो बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। जहाँ मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट को काटता है, वहाँ मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट बराबर होता है और एवरेज कॉस्ट अपने सबसे मिनिमम स्थान पे होता है, सबसे मिनिमम होता है। ठीक है? देखो बोल रहा है सीमांत सीमांत लागत और औसत लागत के बीच किस तरीके का संबंध होता है? तो बताए थे ना, अगर काटता है एक-दूसरे को, जब सीमांत लागत औसत लागत से अधिक होता है तब तब औसत लागत भी जो है वो बढ़ना स्टार्ट कर देता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। देखो ये क्वेश्चन एकदम ईज़ी है। क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर कभी भी किसी भी गुड्स का जो प्राइस है, जो कीमत है वो 5% बढ़ गया और कीमत 5% बढ़ा और उसका सप्लाई भी 5% बढ़ा, तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या होगा? तो 5/5 यानी कि 1, जिसको हम लोग बोलते हैं यूनिट इलास्टिसिटी। क्या बोलते हैं? यूनिट इलास्टिसिटी बोला जाता है। किसी वस्तु की कीमत में 5% वृद्धि होने पर उसकी पूर्ति की मात्रा में 5% वृद्धि हुई। तो पूर्ति की मात्रा में वृद्धि डिवाइडेड बाय कीमत की मात्रा में वृद्धि, यानी कि 1 आया तो ये इकाई लोचदार हम लोगों का होगा। आगे बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 11 पे हम लोगों का, क्वेश्चन नंबर 11 पे बोल रहा है हम लोगों को इफ द यूनिट टैक्स इज लीव्ड बाय द गवर्नमेंट ऑन द प्रोडक्शन ऑफ द कमोडिटी देन द सप्लाई ऑफ गुड्स। अगर सरकार की तरफ से
गुड्स के प्रोडक्शन पे एक ही बार में टैक्स लगाया जाता है, तो इससे जो सप्लाई होता है, वो सप्लाई रिड्यूस हो जाएगा, यानी सप्लाई कम हो जाएगा क्योंकि प्रोडक्शन कम हो जाएगा। यदि सरकार के द्वारा वस्तुओं के उत्पादन पर इकाई कर लगाई जाती है, तो उस वस्तु की पूर्ति क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी क्योंकि जितना वस्तुओं का उत्पादन करोगे, उतना ज़्यादा टैक्स लगेगा उस कंडीशन पे, इसलिए कम हो जाएगा। व्हेन द सप्लाई कर्व्स ऑफ ए फार्म इज पैरेलल टू द प्राइस एक्सिस, देन सप्लाई रिलेटिव टू द प्राइस इज, देखो इस तरीके से बोल रहा है, किस लाइन के बराबर होना चाहिए? प्राइस। तो प्राइस लाइन यहाँ होता है, इसके बराबर होना चाहिए। ठीक है? इसका मतलब है कि क्वांटिटी ऑफ डिमांड उतना ही है, सिर्फ प्राइस बढ़ रहा है। प्राइस बढ़ रहा है, प्राइस बढ़ रहा है, प्राइस बढ़ रहा है, लेकिन क्वांटिटी ऑफ डिमांड वही है। क्वांटिटी ऑफ डिमांड चेंज ही नहीं हो रहा है। तो इसको हम लोग बोलते हैं परफेक्ट इन इलास्टिक बोला जाता है। परफेक्ट इन इलास्टिक बोला जाता है, ठीक है? लेकिन अगर आप लोगों को एग्ज़ाम में यही ग्राफ अगर इस तरीके से अगर दे दे, ठीक है? कि बोला कि एक्स अक्ष के पैरेलल है, तो इसको हम लोग बोलते हैं परफेक्ट इलास्टिक, तब ये हम लोग का परफेक्ट इलास्टिक कहलाता। ठीक है? चलो, हिंदी में देख लो बच्चा लोग क्या बोल रहा है, हम इस ग्राफ को यहीं छोड़ रहे हैं। बोल रहा है कि जब एक फर्म का पूर्ति वक्र कीमत अक्ष के समानांतर होता है, तो ये देखो कीमत अक्ष के समानांतर है, तो पूर्ति जो होगा वो क्या होगा? पूर्णतः बेलोचदार। और अगर बोलता कि एक्स अक्ष के समानांतर है, तो पूर्ति का जो लोच होता है वो पूर्णतः लोचदार होता है। लेकिन इसका आंसर यहाँ क्या होगा? इसका आंसर यहाँ होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है? आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बोल रहा है अंडर अंडर सेंट्रिक्स पेरिबस कंडीशन व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ द प्राइस हाइक हाइप ऑफ फैक्टर ऑफ द इक्विलिब्रियम प्राइस। इसका आंसर होगा हम लोगों का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, द इक्विलिब्रियम प्राइस इन इंक्रीजिंग। इसको सोचना नहीं, बस इसका आंसर ए टिक मारना। देना रहेगा तो यही क्वेश्चन देगा, नहीं तो नहीं देगा। अन्य बातें समान रहने पर साधनों की कीमतों के बढ़ने से संतुलन कीमत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अब अगर साधन बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है जो वस्तु बनेगा उसका कीमत भी तो बढ़ जाएगा। ठीक है? तो संतुलन कीमत जो है वो क्या हो जाएगा? वो मेरा बढ़ जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। 14 नंबर क्वेश्चन पे देखिए बोल रहा है इन द केस ऑफ फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द फार्म मार्केट द मार्केट प्राइस इज इक्वल टू। अगर कभी भी किसी भी फार्म में जो फ्री एंट्री एंड एग्जिस्ट होगा, मतलब फार्म अपने मन से आएगा, अपने मन से जाएगा, वहां जो है यानी ये परफेक्ट कंपटीशन मार्केट हुआ। तो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में प्राइस कहाँ तय होगा? तो डिमांड और सप्लाई के द्वारा तय होता है, जहां डिमांड और सप्लाई वहां पे आपस में मिले। अगर डिमांड एंड सप्लाई बराबर नहीं रहता, तब हम लोग उसको यहाँ पे क्लिक करते मिनिमम मार्जिनल कॉस्ट पे। मिनिमम मार्जिनल कॉस्ट पे तब जब डिमांड और सप्लाई नहीं रहता। ठीक है? आगे हिंदी में देखो क्या बोल रहा है यहाँ पे बाजार में फार्मों का निर्बाध प्रवेश और बहिर्गमन की स्थिति में बाजार कीमत किसके बराबर होती है? तो मांग और पूर्ति के बराबर होती है। ठीक है? न्यून मांग, अगर मांग और पूर्ति नहीं रहता, तो न्यून सीमित मांग हम लोग तब उस कंडीशन पे यहाँ पे हम लोग उसको टिक लगाते, तब यहाँ हम लोग उसको टिक लगाते। ठीक? आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बोल रहा है हम लोगों को यहाँ पे हु अमोंग द फॉलोइंग इज एन मैक्रो इकोनॉमिक्स एजेंट। मैक्रो मतलब बड़ा, इन चारों में से बड़ा एजेंट कौन है? तो कंज्यूमर छोटा होता है, प्रोड्यूसर भी छोटा है, इंडिविजुअल है और शॉपकीपर भी इंडिविजुअल है, लेकिन बैंक बड़ा होता है। निम्नलिखित में से कौन सा समष्टिगत अर्थशास्त्र का एजेंट है? तो एक उपभोक्ता व्यष्टि अर्थशास्त्र है, एक उत्पादक व्यष्टि अर्थशास्त्र है, एक दुकानदार एक के बारे में बोल रहा है, लेकिन बैंक तो सबके बारे में बोल रहा है। तो बैंक हम लोगों का समष्टि अर्थशास्त्र का एक एजेंट है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 16 पे। देखो 16 पे बोल रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स इज ऑथराइज्ड या ऑथर्ड बाय जे एम्किंस। जे एम्किंस ने 1936 में एक बुक लिखा था जिसका नाम था हम लोगों का द जर्नल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट एंड मनी। वेल्थ ऑफ नामक पुस्तक किसने लिखा था? ये लिखा था एडम स्मिथ ने लिखा था। ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। यही बोल रहा है क्वेश्चन पे जे एम्किंस ने कौन सा पुस्तक लिखा था? जे एम्किंस ने लिखा था द जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी नामक पुस्तक उन्होंने लिखा था। वेल्थ ऑफ नेशन एडम स्मिथ ने लिखा था। ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट में बोल रहा है क्वेश्चन पे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फॉलोइंग वेरिएबल्स इज रिलेटेड टू ए सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम। किस चीज का संबंध एक निश्चित समय से होता है? तो वो होता है फ्लो का संबंध एक निश्चित समय से होता है। बोल रहा है किस चर का संबंध एक निश्चित समय के बिंदु से होता है? तो वो प्रवाह का होता है। आगे बोल रहा है क्वेश्चन पे व्हिच मेथड ऑफ कैलकुलेटेड जीडीपी इंक्लूड द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स। देखो इसमें स्टूडेंट बहुत ज्यादा परेशान हो रहा है या कंफ्यूज हो रहा है। बोल रहा है कि जब हम लोग जीडीपी का कैलकुलेशन करते हैं, अगर ये बोलता कि जीडीपी का कैलकुलेशन किस मेथड से करते हैं, तब तो तीनों मेथड से जीडीपी निकाल सकते हैं, प्रोडक्ट मेथड, इनकम और एक्सपेंडिचर। लेकिन ये जीडीपी निकालने नहीं ना बोल रहा है, ये बोल रहा है कि जब हम लोग जीडीपी निकालते हैं, तो गुड्स एंड सर्विसेज का फाइनल अमाउंट किसमें जोड़ते हैं? तो भाई वो प्रोडक्ट मेथड में जोड़ा जाता है। प्रोडक्ट मेथड में ही ना
फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का अमाउंट को जोड़ा जाता है। इनकम मेथड में तो इनकम को जोड़ेंगे, एक्सपेंडिचर मेथड में तो एक्सपेंडिचर को जोड़ेंगे। ठीक है? तो इसका राइट आंसर होगा ए। जीडीपी बोल रहा है जीडीपी की गणना कि किस विधि में अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को शामिल किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा उत्पाद विधि में। ठीक है? ऑप्शन नंबर ए याद रखना, इसको कन्फ्यूज़ नहीं होना एग्ज़ाम में। चलो 19 नंबर क्वेश्चन पे बोल रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डिफेक्ट ऑफ वाटर सिस्टम। वाटर सिस्टम के यहां से कौन सा दोष था? लेक ऑफ वैल्यू ऑफ कमोडिटी हाँ था, लेक ऑफ डुअल कॉन्सेंट्रेंट था, प्रॉब्लम ऑफ वैल्यू ऑफ मेजरमेंट था। तो ये सब था। लगभग हर मॉडल पेपर में हर जगह हमको ये क्वेश्चन दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है? वस्तु विनिमय प्रणाली का एक दोष निम्नलिखित में से कौन सा है? मूल्य का संचय का अभाव होता था, आवश्यकता के दोहरे संयोग का अभाव होता था, मूल्य का मापक का समस्या भी होता था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 20 पे देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पे? बोल रहा है 20 नंबर पे व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक। कौन कमर्शियल बैंक काम नहीं करेगा? इशू क्रेडिट कंट्रोल कमर्शियल बैंक करेगा, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट सेविंग बैंक अकाउंट डिपॉजिट एक्सेप्ट करेगा, बैंकर ऑफ द गवर्नमेंट नहीं भाई, बैंकर ऑफ द गवर्नमेंट सेंट्रल बैंक करेगा, यानी कि आरबीआई ये काम को करेगा। ठीक है? बोला कि कौन कमर्शियल बैंक नहीं करेगा? ओपनिंग फिक्स्ड अकाउंट ये भी करेगा, क्या नहीं करेगा? तो ऑप्शन नंबर सी नहीं करेगा ये, क्योंकि ये आरबीआई का काम है। नेक्स्ट को इसमें बोल रहा है व्यावसायिक बैंक का एक कार्य निम्नलिखित में से कौन-सा नहीं है? तो ऋण निर्गमन ये करेगा, लोन तो देगा, बचत जमा खाता भी ये खुलवाएगा लोगों से और उससे पैसा जमा लेगा, ठीक है? सरकार का बैंकर नहीं है ये, सावधि जमा खाता भी ये खुलवाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। 21 नंबर क्वेश्चन पे देखो क्या बोल रहा है यहाँ पे, इफ द सेंट्रल बैंक इंक्रीज द स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, यानी कि अगर एसएलआर को ये बढ़ा देगा तो लोन देने का क्षमता कमर्शियल बैंक का क्या होगा? तो कमर्शियल बैंक का लोन देने का क्षमता घट जाएगा, क्योंकि उसको डेली लेन-देन के लिए अपने पास ज़्यादा पैसा रखना होगा, तो वो लोन नहीं दे पाएगा। यदि केंद्रीय बैंक वैधानिक तरलता अनुपात को बढ़ा देती है, तो व्यावसायिक बैंकों का ऋण देने का क्षमता क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, क्योंकि बैंकों के पास ज़्यादा पैसा रखना होगा, तो वो लोन कम दे पाएगा। ठीक है? आगे नेक्स्ट बोल रहा है व्हिच डिमांड ऑफ ए मनी डिक्रीज ड्यू टू इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट। अगर मान लो कि बैंक अपना अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया, तो किस तरीके का डिमांड मनी का डिमांड जो है वो कम हो जाएगा? तो डेली ट्रांज़ैक्शंस का जो डिमांड है, ठीक है? यानी कि डेली एक्सचेंज का जो डिमांड है, मान लो अगर हमको डेली छोटा-छोटा कोई सामान खरीदना है, तो उसके लिए हम बैंक जा कर के सामान नहीं खरीदेंगे। इमरजेंसी में अगर हमको पैसा चाहिए तब तो हमको जाना पड़ेगा, जब यहाँ-वहाँ से कहीं नहीं मिला, इमरजेंसी में चाहिए तब तो जाएँगे ही। तो डेली डिमांड को जो है हम कम कर देंगे, भाई छोड़ो थोड़ा-सा एडजस्ट कर लो, बैंक रेट बढ़ गया है, हम लोन नहीं लेंगे। ब्याज की दर में वृद्धि से किस माँग में कमी होती है? तो दैनिक लेन-देनों का जो माँग होता है वो कम होता है। हालाँकि बहुत जगह आपको इसका आंसर जो है वो मुद्रा का आपातकालीन माँग भी आपको कई जगह ये लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है? लेकिन मेरे हिसाब से इसका राइट आंसर होगा ए। इमरजेंसी में तो बैंक जाना ही पड़ेगा ना। द मार्जिनल प्रोपेंसेंसिटी टू कंज्यूम, यानी बोल रहा है एमपीसी मेजर्स द स्लोप ऑफ व्हिच फंक्शन। अब अगर एमपीसी है तो कंजम्पशन है ना। एमपीसी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, अगर कंजम्पशन है तो ये कंजम्पशन का फंक्शन को दिखाएगा। वेरी सिंपल। ठीक है? बोल रहा है हम लोगों को बोल रहा है उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति किस फलन का ढलान को मापती है? तो उपभोग बोल रहा है ना, तो ये उपभोग फलन को मापेगा, हमको पता है। किसको मापेगा? ये उपभोग फलन को मापेगा। क्वेश्चन नंबर 24 पे देखो क्या बोल रहा है यहाँ पे यहाँ बोल रहा है क्वेश्चन पे एमपीएस का वैल्यू दिया, एमपीएस निकालने बोल रहा है। क्या निकालने बोल रहा है? एमपीएस। इफ द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर बोल रहा है कि k इज इक्वल टू 4 है, तो बोल रहा है एमपीएस क्या होगा बताओ। ठीक है, तो फॉर्मूला पता है k इज इक्वल टू 1 बाय एमपीएस होता है। ठीक है, अब बताओ कि k का वैल्यू कितना है? k का वैल्यू है 4 डिवाइडेड बाय 1 बाय एमपीएस निकालने बोला। जब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा? ये एमपीएस इज इक्वल टू 1/4 हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई में, यानी कि ये एमपीएस इज इक्वल टू 4 से जब डिवाइड करेंगे तो 0.25 आएगा। ऑप्शन ढूंढो 0.25 का है, ऑप्शन नंबर ए पे है। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, एमपीएस एमपीसी ये इस बार भी आप लोगों को एग्जाम में पूछेगा। एमपीसी एमपीएस इस बार भी आप लोगों को एग्जाम में पूछेगा। ठीक है, इसको अच्छा से करना, क्योंकि हम बहुत अच्छा से करवाए हैं सब जगह। बोला गया है हाउ डज एन इंक्रीज इन द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इफेक्ट एग्रीगेट डिमांड। तो बोल रहा है कि कंजम्पशन बढ़ रहा है, पहले कंजम्पशन लाइन यहाँ से होता है, अब कंजम्पशन लाइन जो है ये बढ़ रहा है, तो कंजम्पशन लाइन जो है वो इंक्रीज होके ऊपर राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन में देखो क्या बोल रहा था, बोल रहा था कि उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति में वृद्धि से मांग को किस प्रकार प्रभावित करेगा। तो पहले मांग यहाँ होता था ना यहाँ, अब अचानक मांग हम लोगों का उपभोग प्रवृत्ति के कारण मांग बढ़ गया,
तो माँग जो है वो दाहिनी ओर वितरित हो जाएगा, ठीक है? वितरित हो जाएगा मतलब ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक? क्वेश्चन नंबर 26 पे बोल रहा है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू ऑफ इनकम ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को कहाँ से जो है वो रेवेन्यू हम लोगों को मिलेगा गवर्नमेंट को। तो यहाँ से जो है ये सारा रेवेन्यू का सोर्स है, लेकिन रेवेन्यू इनकम नहीं है ये सब कैपिटल इनकम है उसका। लोन ले लिया, उधार ले लिया, डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया, तो ये कैपिटल है मतलब कैपिटल रेवेन्यू है गवर्नमेंट के लिए। सॉरी, ये कैपिटल इनकम है गवर्नमेंट के लिए, हमको तो रेवेन्यू इनकम बोल रहा है। तो रेवेन्यू इनकम होगा डिविडेंड फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि इसके लिए उसको किसी भी तरीके का कर्जा नहीं होगा। सरकार के राजस्व आय का एक स्रोत कौन-सा है? सरकारी निवेश से लाभांश। बाकी विनिवेश करना, विदेशों से कर्ज लेना, घरेलू कर्ज लेना, ये सरकार के लिए जो है वो पूंजीगत आय है, क्योंकि इससे सरकार का कर्ज और बढ़ेगा। 27 नंबर पे देखिए क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि इन व्हिच टाइप ऑफ बजट द एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट इज मोर देन इनकम। इसका मतलब है कि एक्सपेंडिचर ज़्यादा है किससे? इनकम से। तो ये हम लोगों का घाटे का बजट होता है। किस प्रकार के बजट में सरकार का जो व्यय है, वो सरकार के आय से अधिक होता है। तो सरकार का व्यय अगर सरकार के आय से अधिक है, तो उसको बोलते हैं घाटे का बजट, और विकासशील देशों के लिए घाटे का बजट ज़रूरी है, और भारत का बजट भी एक घाटे का बजट ही होता है। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 28 में आते हैं। 28 में हम लोगों को बोल रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स हैज़ बीन एक्सक्लूडेड फ्रॉम जीएसटी। किसको जीएसटी से बाहर रखा गया है? तो पेट्रोलियम को जीएसटी से बाहर रखा गया है। इसका मतलब ये नहीं है कि पेट्रोलियम पे टैक्स नहीं कटता है, कटता है। इसमें वैल्यू एडेड टैक्स कटता है। भारत में किस प्रकार के उत्पाद को जीएसटी से बाहर रखा गया है? तो पेट्रोलियम को जीएसटी से बाहर रखा गया है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन में हम लोगों को क्या बोल रहा है? 19 नंबर क्वेश्चन पे बोल रहा है व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ लमसम टैक्स। अगर गवर्नमेंट जो है वो किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज पे एक बार में टैक्स लगाएगा, तो उससे इनकम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। अब बात, अगर गवर्नमेंट एक ही बार में टैक्स लगाएगा तो ज़ाहिर-सी बात है इससे लोगों का जो इनकम है वो डिक्रीज़ हो जाएगा। लोगों का इनकम क्या हो जाएगा? डिक्रीज़ हो जाएगा। अरे भाई, अगर मेरे पास पैसा आ रहा है, अगर हम उसका ज़्यादा टैक्स भर दे रहे हैं तो घट जाएगा। सरकार के द्वारा एकमुश्त कर लगाने से अर्थव्यवस्था में संतुलन आए, लोगों के पास जो आय है उसमें कमी हो जाएगी, संतुलन आय में कमी हो जाएगी, क्योंकि टैक्स में एक बड़ा अमाउंट जो है वो मेरा चला जाएगा। ठीक है? लास्ट क्वेश्चन इस सेट का, वन ऑफ द रीज़न दैट फ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। क्या ऐसा रीज़न है जिससे हमारे देश में विदेशी मुद्रा आएगा? तो ये सभी रीज़न है, ऑल ऑफ दिस, जिससे हमारे देश में पैसा आएगा। ठीक है? हिंदी में बोल रहा है विदेशी मुद्रा के प्रवाह का निम्नलिखित में से कौन-सा एक कारण है? तो सब कारण है, विदेशी उपहार, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और वस्तु निवेश। इन सब से ही जो है हम लोगों के यहाँ पैसा आएगा। क्लियर है? चलो ये 1 सेट हुआ, अभी और 2 सेट आप लोगों को 2023 का हम अभी आप लोगों को करवा रहे हैं। चलिए, अब आप लोगों को 2023 में जो एग्ज़ाम हुआ था इकोनॉमिक्स का, उस एग्ज़ाम का पेपर यानी पीवाईक्यूज़ हम आप लोगों को सॉल्व करवाते हैं। और देखो, जितना भी क्वेश्चन्स करवा रहे हैं ना, एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज और आप लोगों का ये 20 तारीख का जो एग्ज़ाम होगा, उसमें यहाँ से क्वेश्चन रिपीट करेगा, रिपीट करेगा, रिपीट करेगा, ये मेरा गारंटी है। ठीक है? चलो देखो, पहला क्वेश्चन बोल रहा है व्हिच प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी इज़ रिलेटेड टू द चॉइस ऑफ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी का जो प्रॉब्लम होता है, वो होता है हम लोगों का हाउ टू प्रोड्यूस। कई बार हम आप लोगों को ये करवाए हैं। बोल रहा है कि अर्थव्यवस्था की किस समस्या का संबंध उत्पादन के तकनीक से है? तो ये होता है कैसे उत्पादन करें। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। 2 पे बोल रहा है द कैपेसिटी ऑफ कमोडिटी टू सैटिस्फाई ह्यूमन वांट्स इज कॉल्ड यूटिलिटी। किसी वस्तु की मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट कराने की क्षमता उस वस्तु की उपयोगिता कहलाती है। जल्दी-जल्दी कर रहे हैं क्योंकि हम लोगों के पास टाइम कम है। ठीक है? बोल रहा है हु प्रोपाउंडेड द ऑर्डिनल यूटिलिटी कॉन्सेप्ट। तो ऑर्डिनल यूटिलिटी कॉन्सेप्ट हम कई बार बताए हैं, हिक्स और एलन। अगर हम लोगों का कार्डिनल बोलता, तो हम लोगों का कार्डिनल होता है एडम स्मिथ। उपयोगिता का क्रमवाचक सिद्धांत जो है वो हिक्स और एलन ने दिया था। और अगर गणनवाचक सिद्धांत पूछता आपको एग्जाम में, तो याद रखना गणनवाचक सिद्धांत जो है वो हम लोगों का मार्शल ने दिया था। गणनवाचक सिद्धांत किसने दिया था? मार्शल ने दिया था। ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ इस फिगर को देखने बोल रहा है। ठीक है? देखो, ये हम लोगों का फिगर है। अब देखो, ये एक्स अक्ष के समानांतर है। यहाँ पे कीमत है यानी कि प्राइस है यहाँ पे, और यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ डिमांड है। देखो, प्राइस वही है, बस डिमांड बढ़ रहा है। डिमांड पूरा बढ़ रहा है, पूरा डिमांड बढ़ रहा है, तो इसको बोलते हैं हाई इलास्टिक डिमांड। क्या बोलते हैं? हाई इलास्टिक डिमांड। ठीक है? देखो, इस ग्राफ को यहाँ पे पहचानो, इस ग्राफ को यहाँ पे पहचानो। 1 मिनट, हम गलत बता दिए क्या? परफेक्ट इलास्टिक ना, हाई इलास्टिक नहीं होगा, परफेक्ट इलास्टिक होगा, सॉरी, परफेक्ट इलास्टिक होगा। ठीक है? देखो, यहाँ पे कीमत उतना ही है, कीमत में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, लेकिन माँग में पूरा परिवर्तन हो रहा है।
तो ये पूर्णतः लोचदार मांग है और अगर यही ड्राइंग इस तरीके का होता, तो ये पूर्णतः बेलोचदार होता। ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है 5 पे द डिमांड ऑफ व्हिच टाइप ऑफ कमोडिटी डिक्रीजेज विथ द इंक्रीज इन द इनकम। अभी तो हम लोग पढ़े थे, अगर कंज्यूमर का इनकम बढ़ता है तो वो किस तरीके के गुड्स के डिमांड को कम कर देता है? इंफीरियर गुड्स। उपभोक्ता की आय बढ़ने पर किस प्रकार की मांग घटा दी जा किस प्रकार की वस्तु की मांग घटा दी जाती है? तो घटिया वस्तु। घटिया वस्तुओं की मांग को जो है वो घटा दिया जाता है। ठीक है? आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन रिलेटेड टू। याद रखना, लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन रिटर्न टू स्केल से रिलेटेड होता है। दीर्घकालीन उत्पादन फलन का संबंध जो है वो पैमाने के प्रतिफल से होता है। दीर्घकालीन का संबंध पैमाने के प्रतिफल से मेरा होता है। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 7 में पूछ रहा है प्रोडक्शन फंक्शन का क्या फॉर्मूला है? तो फॉर्मूला याद रखना QX इज इक्वल टू फैक्टर और ब्रैकेट में ABC मतलब है ये उत्पत्ति यानी प्रोडक्शन का ये सब फैक्टर्स है। ठीक है? जितना फैक्टर्स होगा उसको यहाँ दिखाएँगे। उत्पादन फलन को व्यक्त किया जाता है इस फॉर्मूला से QX इज इक्वल टू फंक्शन। इसके बाद उत्पादन का जो भी साधन था, जैसे अगर श्रम लगा उसको L करके दिखाएँ तो L लिखेंगे, फिर पूँजी लगाएँ अगर उसको K करके दिखाएँ तो K लिखेंगे, अगर कोई C है तो C दिखाएँगे। मतलब जो भी साधन है सबको इसके अंदर हम लोग डाल के दिखाते हैं। ठीक है? आगे नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। बोल रहा है कि अगर हम सिंपल बता रहे हैं, अगर हम लोग हाँ, अगर हम लोग मान लो कि हम लोग टोटल 10 सामान बेचे और 10 सामान बेच के अगर हमको ₹60 मिला, अगर हम लोग 10 सामान को ₹60 में बेचे हैं, तो 1 सामान का दाम हम लोगों का कितना होगा? एवरेज एवरेज कॉस्ट निकालने बोला। तो एवरेज कॉस्ट का फ़ॉर्मूला होता है ना टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, मतलब टोटल फिक्स्ड कॉस्ट हम लोगों का ₹60 है और ₹60 में 10 सामान बनाए थे। ₹60 में हम लोग 10 सामान बनाए थे, तो 10 से डिवाइड करेंगे तो 1 सामान का दाम कॉस्ट कितना होगा? ₹6। तो ₹6 इसका राइट आंसर हम लोगों का होगा। ऑप्शन नंबर 3 हम लोगों का राइट आंसर होगा। देखो आगे क्वेश्चन पे बोल रहा है व्हाट डज़ द डिस्टेंस बिटवीन 2 आइसोलेटेड कर्व रिप्रेजेंट। तो 2 आइसोलेटेड कर्व जो होता है, वो मेरा दिखाता है डिफरेंस इन प्रोडक्ट लेवल। 2 प्रोडक्शन लेवल के बीच का डिफरेंट को जो है वो आइसोलेटेड कर्व से दिखाया जाता है। 2 समउत्पाद वक्रों के बीच की दूरी उत्पादन में परिवर्तन के स्तर को दिखाता है। उत्पादन में परिवर्तन के स्तर को दिखाता है। यहाँ पे फॉर्मूला पूछ रहा है क्या होता है फॉर्मूला? तो राइट फॉर्मूला हम लोगों का होता है आपका टोटल कॉस्ट इज़ इक्वल टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अब इसी में से हम लोगों का टोटल कॉस्ट, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट का भी फॉर्मूला निकलेगा। तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट जब निकालेंगे तो फॉर्मूला हो जाएगा टोटल कॉस्ट माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो देखो तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट कहीं है? नहीं है। तो अगर हम लोग टोटल फिक्स्ड कॉस्ट का फॉर्मूला निकालेंगे, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट माइनस टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। देखो ये कहीं पे है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट माइनस टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, ऑप्शन ए में है। ठीक है? तो ये फॉर्मूला हम लोगों को पूछा है तो ऑप्शन ए हम लोगों का सही होगा। ठीक, हम कई बार आप लोगों को ये चीज़ करवाए हैं। बोल रहा है व्हिच कॉस्ट डज़ नॉट चेंज विद द चेंज इन आउटपुट। कौन-सा कॉस्ट है जो आउटपुट अगर बढ़ते भी जाएगा तो भी इसमें जो है हम लोगों का कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट में कोई चेंज नहीं आता है। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट में उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन से किस लागत में कोई परिवर्तन नहीं होता है? तो औसत स्थिर लागत में जो है वो कोई परिवर्तन नहीं होता। बोल रहा है यहाँ से द शेप ऑफ एवरेज कॉस्ट बताए थे ना इससे पहले के सेट्स में कि जो एवरेज कॉस्ट होता है वो हम लोगों का यू शेप का होता है। एवरेज कॉस्ट यू शेप का होता है। ठीक है? बोला गया औसत लागत वक्र का आकार कैसा होता है? तो यू आकार का होता है। आगे बोल रहा है कि किस बाजार में कौन-सा बाजार है जिसमें एआर एमआर के बराबर होता है? मतलब इस तरीके से एवरेज रेवेन्यू मेरा मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर होता है, तो ये मेरा होता है परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट में। और किस बाजार में एआर जो है वो एमआर से बड़ा होता है, तो ये मेरा होता है आपका मोनोपोली मार्केट और मोनोपोलिस्टिक मार्केट में। ठीक है? किस बाजार में एआर और एमआर बराबर होता है? तो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में। और अगर बोलता कि किस बाजार में एआर एमआर से बड़ा होता है, तो ये एकाधिकार और एकाधिकृत दोनों बाजार में होता है। ठीक है? चलो आगे बोल रहा है हम लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन पे इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मार्केट्स डिफरेंशिएशन गुड्स आर प्रोड्यूस्ड। किस बाजार में विभेदित वस्तुओं का उत्पादन होता है? तो याद रखना हम बार-बार समझाए थे। अगर क्वेश्चन में मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट होगा, तो मोनोपोलिस्टिक को टिक लगा देना, सिंपल। अगर मोनोपोलिस्टिक नहीं रहा तब आप मोनोपोली में लगाना। निम्नलिखित में से किस बाजार में विभेदीकृत वस्तुओं का उत्पादन होता है? तो वो हम लोगों का होता है एकाधिकृत प्रतियोगिता बाजार में। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या बोल रहा है?
15 नंबर पे बोल रहा है कि द बेसिक कंडीशन ऑफ फार्म्स इक्विलिब्रियम, फार्म के संतुलन का बेसिक कंडीशन क्या है? तो फार्म इक्विलिब्रियम में होता है जहां मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होता है, मतलब एमसी जो होता है वो एमआर के बराबर होता है, ये और ये संतुलन का यानी इक्विलिब्रियम का पहला शर्त है। किसने कहा था कि मनी अपना डिमांड खुद ढूंढ लेता है? किसने कहा था कि पूर्ति अपने लिए मांग का सृजन खुद करता है? तो ये जे बी से ने कहा था, ठीक है, जे बी से ने ये बात कहा था। क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 17 में। 17 नंबर क्वेश्चन पे बोल रहा है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ लमसम टैक्स सप्लाई ऑफ गुड्स? अगर किसी भी गुड्स के सप्लाई में एक ही बार में लमसम टैक्स लगाया जाएगा तो इससे सप्लाई घट जाएगा। एकमुश्त कर लगाने से किसी वस्तु की पूर्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो पूर्ति जो है वो हम लोगों का कम हो जाएगा। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। परफेक्ट मार्केट प्राइस इज डिफाइंड एज, मार्केट का जो प्राइस होता है वो बहुत ही शॉर्ट पीरियड वाला होता है, शॉर्ट रन के लिए होता है। बाजार मूल्य को परिभाषित किया जाता है अल्पकालीन बाजार से बहुत ही कम समय के लिए। नेक्स्ट बोल रहा है क्वेश्चन पे इफ द एक्सेस ऑफ डिमांड देन द प्राइस टेंड, अगर कभी भी किसी भी गुड्स का डिमांड बढ़ जाएगा तो उसका प्राइस क्या होगा? तो भाई डिमांड बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है उसका प्राइस भी बढ़ जाएगा। ठीक है, बोल रहा है क्वेश्चन में कि अधिक की मांग की स्थिति में कीमत क्या होगी? तो कीमत भी बढ़ जाएगा क्योंकि बेचने वाला ज्यादा प्रॉफिट कमाना चाहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है हम लोगों को 20 पे, देखो क्या बोला था, प्राइस ऑफ ए गुड्स इज डिटरमाइंड एट ए पॉइंट वेयर, किसी भी बाजार में कीमत का निर्धारण वहां होता है जहां डिमांड ऑफ ए कमोडिटी एंड सप्लाई ऑफ ए कमोडिटी इक्वल, जहां गुड्स का डिमांड और सप्लाई एक दूसरे के बराबर है। ठीक है, कीमत उस बिंदु पर निर्धारित होती है जहां वस्तु की मांग और वस्तु की पूर्ति दोनों एक दूसरे के बराबर हो। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोल रहा है क्वेश्चन पे हु इज द राइटर ऑफ द बुक जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी? इस बुक के जो लेखक थे वो जे एम किन्स थे। ठीक है, और उन्होंने 1936 को इस बुक को लिखा था। द जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी पुस्तक के लेखक कौन थे? जे एम किन्स थे। कौन थे? जे एम केन्स थे। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों को फॉर्मूला पूछ रहा है व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन जीएनपी और एनएनपी? तो जीएनपी और एनएनपी को निकालने का फॉर्मूला होता है हम लोगों का कि एनएनपी इज इक्वल टू जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन। कई बार हम आप लोगों को ये क्वेश्चन बताए हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम लोगों को क्वेश्चन बोल रहा है एन एग्जाम्पल ऑफ ए स्टॉक वेरिएबल। स्टॉक का मतलब होता है एक जगह जो चीज लिखा हुआ है, रखा हुआ है, तो स्टॉक यहाँ से कैपिटल है। बाकी इन्फ्लेशन जो है ये हम लोगों का ऊपर नीचे होते रहेगा, इनकम ऊपर नीचे होगा, एक्सपेंडिचर। स्टॉक चर का एक उदाहरण यहाँ से कौन है? पूंजी यहाँ से स्टॉक चर का एक उदाहरण है। 24 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। बोल रहा है कि टू इंक्लूड द वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विस मोर देन वन टाइम व्हाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। अगर हम नेशनल इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं, वहां अगर किसी गुड्स के प्राइस को एक से ज्यादा बार जोड़ दिए हैं तो उसको डबल काउंटिंग बोलते हैं। और डबल काउंटिंग का प्रॉब्लम जो है वो प्रोडक्ट मेथड में यानी कि वैल्यू एडेड मेथड में हम लोगों को देखने को मिलता है। बोल रहा है कि राष्ट्रीय आय के आकलन में किसी वस्तु या सेवा का मूल्य एक से अधिक बार शामिल करना क्या कहलाता है? दोहरी गणना। और दोहरी गणना जो है वो उत्पाद विधि या मूल्य वृद्धि विधि, उसमें ये समस्या देखने को मिलता है। 25 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। बोल रहा है व्हीट इज एन इंटरमीडिएट गुड्स इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गुड्स? किस सामान का उत्पादन करने में गेहूं मध्यवर्ती वस्तु का काम करता है? तो सब में, ब्रेड, बिस्कुट और चपाती सब में जो है वो व्हीट यानी गेहूं मध्यवर्ती वस्तु का काम करेगा। निम्नलिखित में से किस वस्तु के निर्माण में गेहूं एक मध्यवर्ती वस्तु है? तो ब्रेड में भी होगा, बिस्कुट में भी होगा, चपाती में भी होगा, इनमें से सब में होगा। आगे बोल रहा है फंक्शंस ऑफ मनी इज, मुद्रा का क्या काम है यानी मनी क्या क्या काम करता है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, स्टोर ऑफ वैल्यू है, मेजर ऑफ वैल्यू है, तो इनमें से सब काम जो है मनी मेरा करता है। देखो बोल रहा है कि मुद्रा का कार्य है विनिमय का माध्यम भी है, मूल्य का मापक भी है, मूल्य का संचय, मूल्य का मापक सब है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। किसने कहा था मनी इज व्हाट मनी डज? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसने कहा मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे? तो ये हार्टले विदर्स ने कहा था। ठीक है, किसने कहा था मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे? ये हार्टले विदर्स ने कहा था। ठीक है, आगे क्वेश्चन में हम लोगों को बोल रहा है यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बोल रहा है द सेंट्रल बैंक इन इंडिया, द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया इज, भारत का सेंट्रल बैंक का नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसको 1935 में बनाया था और इसका हेडक्वार्टर जो है वो मुंबई में है, याद रखना। ठीक है, भारत का केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है जिसका गठन सन 1935 को हुआ था और इसका मुख्यालय जो है, इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 में। बोला गया है द फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक की, चलो देखते हैं सेंट्रल बैंक क्या करता है। क्या सेंट्रल बैंक बैंकर और एजेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट का? सही बात है। बैंक्स ऑफ बैंक सारे बैंकों का बैंक है, सही है। करेंसी यानी नोट छापता है, बिल्कुल छापता है। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
केंद्रीय बैंक का मुख्य कार्य क्या है? या केंद्रीय बैंक सरकार का एजेंट होता है? सही बात है। बैंकों का बैंक है? सही बात है। नोट जारी करता है? बिल्कुल करता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे बोल रहा है हम लोगों का द ऑटोनोमस कंजम्पशन इन द फंक्शंस, बोला गया है उपभोग फलन C इज इक्वल टू A प्लस BY में स्वतः उपभोग क्या है? तो ए जो है वो स्वतः उपभोग होता है और ए की जगह में कुछ भी रहा, ए की जगह में कुछ भी रहा वो स्वतः उपभोग होगा। जैसे C इज इक्वल टू 100 माइनस BY रहा तो ये 100 है ए की जगह, तो ए 100 स्वतः उपभोग होगा मेरे लिए। ठीक है, चलो ये सेट भी खत्म हो गया। एक और सेट हम अभी आप लोगों को तुरंत करवा रहे हैं, वो 2023 का आर्ट्स वालों के लिए है, जो कॉमर्स और साइंस वालों को भी वहां से क्वेश्चन पूछेगा। चलो देखो, ये रहा हम लोगों का क्वेश्चन नंबर ये जो है वो 2023 में एग्जाम जो हुआ था आर्ट्स वालों का, उसमें ये क्वेश्चन जो है वो पूछा गया था और ये आप लोगों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो समय नहीं गवाते हैं, करते हैं। बोल रहा है कि अर्थव्यवस्था की किस समस्या का संबंध उत्पादन के तकनीक से है? तो अभी तो पढ़े, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ एन इकोनॉमिक रिलेटेड टू द चॉइस ऑफ टेक्नोलॉजी। देखो सेम क्वेश्चन उस साल दोनों को पूछा, आर्ट्स को भी पूछा और कॉमर्स वालों को भी सेम क्वेश्चन पूछा था। तो ये हम लोगों का होता है कैसे उत्पादन करें, यानी कि हाउ टू प्रोड्यूस। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। 2 पे बोल रहा है कि कुल उपयोगिता अधिकतम होती है जब सीमांत उपयोगिता का मान, टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम व्हेन द वैल्यू ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। तो हम सबको ग्राफ याद है ना, हम कई बार आप लोगों को इस ग्राफ को बहुत अच्छा से एक्सप्लेन किए थे। ये टोटल यूटिलिटी, एक मार्जिनल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी अधिकतम होता है, कुल उपयोगिता अधिकतम होती है जब सीमांत उपयोगिता मार्जिनल यूटिलिटी शून्य होता है, यानी कि राइट आंसर होगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कई बार हम पढ़ाए थे। बोल रहा है सामान्यतः एक उदासीनता वक्र होता है, जनरली एन इंडिफरेंस कर्विज। तो सामान्यतः एक उदासीनता वक्र जो होता है, इंडिफरेंस कर्व, वो मूल बिंदु की ओर कॉन्वेक्स होता है, यानी कि उत्तल होता है, जिसको उन्नतोदर बोला जाता है। और ये जो कॉनकेव है, याद रखना, कॉनकेव होता है पीपीसी कर्व, यानी कि उत्पादन संभावना वक्र जो होता है वो अवतल होता है। ठीक है, इसको याद रखना, बार बार समझा रहे हैं। बोल रहा है सामान्यतः एक मांग वक्र की ढाल होती है, जनरली द स्लोप ऑफ डिमांड कर्व। तो सामान्यतः एक मांग वक्र का ढाल जो होता है वो ऋणात्मक, यानी कि नेगेटिव होता है, नीचे ही वो गिरता जाता है, कीमत के बढ़ने के साथ साथ मांग घटते जाता है। एक सरल रेखा मांग मांग एक सरल रेखा मांग वक्र के मध्य बिंदु पर मांग की कीमत लोच क्या होती है? द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट मिड पॉइंट ऑफ ए स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व। इस तरीके से बोल रहा है, ये डिमांड कर्व स्ट्रेट है, इसका मिड में बोल रहा है, मिड के सीधे में। तो पता है ना, मिड के सीधा में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 होता है, तो 1 होगा। ठीक है, यहाँ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हम लोगों का 0 होता है, यहाँ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन्फिनिटी होता है, यहाँ 1 से कम होगा और यहाँ 1 से मेरा अधिक होगा। ठीक है, तो सीधा बोला तो सीधा में मेरा क्या होगा? 1 होगा। ठीक है, आगे बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस वक्र का आकार उल्टा यू आकार का होता है? यू नहीं बोला, अबरी बार बोल रहा है कौन सा आकार जो है वो इन्वर्टेड यू शेप का होता है, उल्टा। तो ये एवरेज प्रोडक्ट कर्व होता है उल्टा यू का। एवरेज प्रोडक्ट ढूंढो, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर डी एवरेज प्रोडक्ट, औसत उत्पाद। इसी चीज को अगर बोलता कि यू शेप का, तब आप करता है एवरेज कॉस्ट। ठीक है, इसको याद रखना। यहाँ देखो फॉर्मूला हम लोगों को बोल रहा है कि Q इज इक्वल टू ए एल अल्फा के बीटा है, तो पैमाने का प्रतिफल का माप कौन होगा? यहाँ बोल रहा है कि मेजरमेंट है Q इज इक्वल टू ए एल अल्फा इंटू बीटा, तो यहाँ पे बोल रहा है प्रोडक्शन फंक्शन क्या होगा? तो प्रोडक्शन फंक्शन जो होगा मेरा वो ए प्लस बी होगा, क्योंकि देखो 3 सिचुएशन होता है। पहला, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0 होता है। दूसरा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू मोर देन 1 होता है। और तीसरा, अल्फा प्लस, एक मिनट, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1 होगा। और दूसरा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू मोर देन 1। और तीसरा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू स्मॉल देन 1। तो इन तीनों में ही देखो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा आपको दिख रहा है। तो अल्फा प्लस बीटा जो इसका राइट आंसर होगा, प्रोडक्शन का फंक्शन यही है। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे। सीमांत लागत और सीमांत आगम एक दूसरे के बराबर होता है जब, देखो बोल रहा है मार्जिनल कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट इक्वल टू, देखो अभी अभी ऊपर ड्राइंग बताए थे, एक बार फिर बता रहे हैं। ये हम लोगों का क्या होता है? एवरेज कॉस्ट होता है, और हम लोगों का मार्जिनल कॉस्ट जो होता है उसको यहाँ काट के ऊपर भाग जाता है, सीमांत लागत मार्जिनल कॉस्ट। तो एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट यहाँ पे बराबर हुआ, यहाँ बराबर हुआ ना। तो यहाँ बराबर कब हुआ? जब एवरेज कॉस्ट अपने सबसे लोएस्ट में है, यानी एवरेज कॉस्ट मिनिमम है। एवरेज कॉस्ट मिनिमम है, एवरेज कॉस्ट बिकम मिनिमम, यानी औसत लागत न्यूनतम हेतु होती है। औसत लागत न्यूनतम है, न्यूनतम, तब मार्जिनल कॉस्ट उसको काट रहा है, तब वहां वो दोनों एक दूसरे के बराबर होता है। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा वक्र उत्पादन अक्ष के समानांतर होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व इज पैरेलल टू द आउटपुट एक्सिस? मतलब ऐसे होगा, पैरेलल होगा।
तो ये जो है हम लोगों का होता है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। क्या होता है? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट यानी कुल स्थिर लागत वक्र जो होता है, ये एक्स अक्ष के समानांतर होता है। नेक्स्ट बोल रहा है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में किस प्रकार के वस्तुओं का उत्पादन होता है? तो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार यानी कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में समरूप वस्तु का उत्पादन होता है। व्हिच टाइप ऑफ गुड्स आर प्रोड्यूस्ड इन परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट? तो वहाँ होमोजेनियस गुड्स यानी एक समान वस्तुओं का उत्पादन होता है। अब देखो इस क्वेश्चन में हम लोगों को यहाँ पे क्या बोल रहा है? समझना क्वेश्चन को, ठीक है? देखो, यहाँ पे हम लोगों को क्वेश्चन में बोल रहा है कि कीमत 5% बढ़ा और पूर्ति 6% यानी प्राइस 5% बढ़ा और सप्लाई 6%, ठीक है। तब प्राइस कितना परसेंट बढ़ रहा है भाई मेरा? कीमत हो गया, हाँ, ये मेरा 6% बढ़ा और प्राइस मेरा बढ़ा 5%, तो डिवाइड करेंगे तो 1.2 होगा ना, तो 1.2 मेरा राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे बोल रहा है क्वेश्चन पे अल्पकाल में एक पूर्ण प्रतियोगिता फर्म को हानि होती है जब बोल रहा है कि इन शॉर्ट रन ए परफेक्टली कंपिटिटिव फर्म सरफेसेस सफर्स लॉस। तो कोई भी फर्म को शॉर्ट टर्म में लॉस तब होगा जब उसका प्राइस एवरेज कॉस्ट से भी कम हो जाए, यानी उसका जो प्रोडक्ट होगा वो एवरेज कॉस्ट से भी कम हो जाए, औसत लागत से भी कम हो जाए, उस कंडीशन पे उसको हानि होगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बोल रहा है क्वेश्चन पे, देखो इस क्वेश्चन को समझना। अगर मान लो किसी बाजार में मांग को डी और पूर्ति को एस बोले, यानी कि डिमांड को डी और सप्लाई को एस बोल रहे हैं, तो फार्म इक्विलिब्रियम में कब होगा? हमको लगेगा डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई, ये तो सही बात है, लेकिन रुको, जब इसको हम लोग बदलेंगे, जब सप्लाई को इधर लेके आएंगे तो डिमांड माइनस सप्लाई इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। ये भी तो वही चीज बोल रहा है मैथमेटिकली। और जब एस को डिवाइड कर देंगे नीचे तो डी डिवाइडेड बाय एस इज इक्वल टू 1, ये भी सही होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑल ऑफ दिस, इनमें से सही ऑप्शन नंबर डी। याद रखना, हम आपको पीवाई क्यूज में हम जो क्वेश्चन दिए थे उसमें सी नंबर का ऑप्शन हम गलत दिए थे, इसलिए इसका आंसर ए हुआ था। यहाँ देखो, यहाँ मैथमेटिकली इसको सही किया गया है, तो इसलिए इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दिस, इनमें से सभी। याद रखना इस चीज को, ठीक है? हम वहां भी बोले थे कि ये आगे मिलेगा आप लोग को। पूर्ति अधिक की स्थिति में किसी वस्तु की कीमत में डॉट डॉट होती है। अब मान लो कि अगर बाजार में किसी वस्तु का पूर्ति अधिक है, तो उसका जो कीमत होगा वो कम हो जाएगा। इन द सिचुएशन ऑफ एक्सेस सप्लाई द टेंडेंसी ऑफ प्राइस ऑफ गुड्स, अगर सप्लाई ज्यादा है तो उसका जो प्राइस होगा वो प्राइस फॉल हो जाएगा, प्राइस नीचे गिर जाएगा। बोल रहा है 15 नंबर पे फार्मों में मुक्त प्रवेश तथा निकासी की स्थिति में बाजार कीमत संतुलन सदैव क्या होगा? देखो, वहां ऊपर में हम क्या बोले थे? फ्री एंट्री एंड एग्जिस्ट है। हम क्या बोले थे? अगर वहां पे डिमांड और सप्लाई दिखेगा तो डिमांड और सप्लाई को टिक मारना। मांग और पूर्ति, क्या यहाँ मांग और पूर्ति है? नहीं है। हम उस समय भी बोले थे अगर मांग और पूर्ति नहीं रहा तो किसमें टिक करना? मिनिमम मार्जिनल कॉस्ट, यानी न्यूनतम मार्जिनल लागत के बराबर होता है। इसलिए दोनों क्वेश्चन को देखना, दोनों क्वेश्चन का आंसर अलग अलग होगा, क्वेश्चन सेम है, एक ऑप्शन की वजह से ऐसे हुआ। याद रखना इसको, ठीक है? ये नहीं बोलना कि सर उसमें तो आप ई बता रहे हैं, इसमें तो आप ई बता रहे हैं। बोला गया है उच्चतम निर्धारित कीमत से बाजार में डॉट डॉट की स्थिति उत्पन्न होती है। अगर कभी भी उच्चतम कीमत निर्धारण है तो उसमें अधिक की मांग की स्थिति उत्पन्न होगी। ड्यू टू द मैक्सिमम फिक्स्ड प्राइस द सिचुएशन ऑफ डॉट डॉट अराइज इन मार्केट, तो एक्सेस डिमांड हो जाएगा उस कंडीशन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बोल रहा है एकाधिकार में फार्मों की संख्या कितनी होती है? व्हाट इज द नंबर ऑफ फार्म इन ए मोनोपोली? तो मोनोपोली में नंबर ऑफ सेलर या नंबर ऑफ फार्म सिर्फ एक होता है, एक होता है, ठीक है? और ड्यूपोली में दो होता है। और अगर खरीदने वाला एक है तो उसको मोनोपोली बोलते हैं। एक एकाधिकारी नियंत्रित कर सकता है, ए मोनोपोलिस्टिक कैन कंट्रोल। तो एक मोनोपोलिस्टिक जो है वो एक समय में कीमत या उत्पादन मात्रा में से किसी एक को कंट्रोल करेगा, ईदर प्राइस और क्वांटिटी, ठीक है? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 पे बोल रहा है जिस बाजार संरचना में केवल 2 फार्में हो उन्हें कहा जाता है द मार्केट स्ट्रक्चर इन विच देयर आर ओनली 2 फार्म, सिर्फ 2 फार्म है तो उसको ड्यूपोली यानी कि द्वि अधिकार बोला जाता है अगर 2 फार्म है। बोल रहा है कि कार्टेनल निर्माण किस प्रकार की बाजार संरचना में संभव है? इन विच मार्केट स्ट्रक्चर फॉर्मेशन ऑफ कार्टेल पॉसिबल? तो कार्टेल जो है वो हम लोगों का ड्यूपोली में पाया जाता है, यानी द्वि अधिकार में हम लोगों का जो है वो कार्टेल पाया जाता है। ठीक है? ऑप्शन नंबर सी। आगे बोल रहा है क्वेश्चन पे द जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट इन मनी पुस्तक के लेखक कौन थे, यानी किसने द जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट इन मनी बुक लिखा था? तो लिखा था जैक एम किन्स में, ठीक है? जेम्स मेनार्ड किन्स ने, पूरा नाम याद रखना। फॉर्मूला पूछ रहा है जीडीपी और एनडीपी में क्या संबंध है? तो इसका फॉर्मूला हम लोगों का होता है जीडीपी और एनडीपी में क्या संबंध है। एक मिनट रुको, हाँ,
जीडीपी और एनडीपी में बोल रहा है क्या संबंध है? जीडीपी, एनडीपी को डिप्रिसिएशन घटा के आएगा, नहीं गलत है, ये भी गलत है जीडी हाँ, ऑप्शन नंबर हम लोगों का सी ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है? ऑप्शन नंबर सी सही है। बोल रहा है क्वेश्चन में निम्नलिखित में से किस वस्तु के निर्माण में गेहूँ मध्यवर्ती वस्तु होगा? ये तो ऊपर पढ़े थे ना भाई। गेहूँ किसका इंटरमीडिएट गुड्स है? सबका है। ठीक है? देखो आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस में उसी साल 3-4 क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ठीक है? रिपीट हुआ है। किसी वर्ष जीडीपी की गणना में अंतिम वस्तुओं के मद को शामिल नहीं करते हैं। अगर हम लोग जीडीपी कैलकुलेट कर रहे हैं, तो जीडीपी में किसको हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे? तो हम बताए थे कि सेकंड हैंड कार को सेकंड हैंड चीज़ों को यूज़ किए हैं, तो उसको शामिल नहीं किया जाता है। इंटरमीडिएट गुड्स को शामिल नहीं किया जाता है, मध्यवर्ती वस्तु को शामिल नहीं करेंगे और यूनिलैटरल ट्रांसफर यानी सरकार जो स्कॉलरशिप, छात्रवृत्ति, विधवा पेंशन वगैरह देता है, इसको शामिल नहीं करेंगे। 25 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से जीडीपी की गणना की जा सकती है। जीडीपी कैन बी कैलकुलेटेड बाय द फॉलोइंग मेथड। भाई जीडीपी सबसे निकाल सकते हैं। मूल्य वृद्धि विधि यानी कि वैल्यू एडेड मेथड यानी कि उत्पाद विधि, प्रोडक्ट मेथड से भी निकाल सकते हैं। इनकम मेथड यानी आय विधि से भी, एक्सपेंडिचर मेथड यानी व्यय विधि, इन सबसे जीडीपी निकाला जा सकता है। ठीक है? ये तो ईज़ी क्वेश्चन है। 2016 में कौन-कौन सा नोट को बंद कर दिया गया था? 500 और 1000 के नोट को बंद कर दिया गया था। ठीक है? ये बोल रहा है हम लोगों को वस्तु विनिमय प्रणाली का एक दोष निम्नलिखित में से कौन-सा है? तो एक दोष कौन-सा है यहाँ से? दोहरे संयोग का अभाव होता था वहाँ पे। ठीक है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए डिफेक्ट ऑफ बार्टर सिस्टम? तो लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस उसमें होता था। ठीक है? बाकी इसका तीनों जो है बाकी ए, बी और डी, ए, सी और डी ये इसका दोष नहीं था। भारत का केंद्रीय बैंक निम्नलिखित में से कौन-सा है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया? तो हमको पता है रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया यानी भारतीय रिज़र्व बैंक। देखो ना 4-5 क्वेश्चन रिपीट हुआ ना, इसीलिए बोल रहे हैं कि आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस सबको करना है। ठीक है? आगे आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 में। अरे भाई! एक चीज़ हमको लगता है हम गलत बता दिए आप लोगों को। 2023 में ना कॉमर्स वालों को भी 40 क्वेश्चन पूछा था। कितना क्वेश्चन पूछा था? 40 क्वेश्चन। हमको लग रहा है शायद हम कहीं गलती से कहीं हम गलती से आपका 30 गो तो एमसीक्यू नहीं बता दिए? बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में मुद्रा की पूर्ति में कमी हो सकती है? क्या हो गया जिससे मुद्रा का पूर्ति हम लोगों का जो है वो कम हो जाएगा? तो मुद्रा का पूर्ति में कमी होने का निम्नलिखित में से कौन-सा कारण है? बैंक दर में कम कर दिए तो मुद्रा तो बढ़ जाएगा आपका, नकद सुरक्षित अनुपात में वृद्धि। हाँ, ऑप्शन नंबर बी। बोला गया है सी इज इक्वल टू 100 प्लस 0.5 वाई में स्वतः उपभोग ऑटोनोमस कंजम्पशन कौन है? तो हम अभी बताए थे 100, बीच में 100 रहेगा तो 100 होगा। 31 नंबर में क्या बोल रहा है यहाँ पे हम लोगों को एमपीसी का वैल्यू एमपीसी का संबंध में क्या सही है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द वैल्यू ऑफ एमपीसी? तो एमपीसी का जो वैल्यू होता है वो 0 से अधिक लेकिन 1 से कम होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हम लोगों का राइट आंसर होगा। 32 नंबर क्वेश्चन न्यूमेरिकल दे दिया। न्यूमेरिकल क्या बोल रहा है हम लोगों का? यदि एमपीसी का वैल्यू 0.4 है तो एमपीएस निकालो। ठीक है? तो चलो निकालते हैं इसको हम लोग। तो एक फ़ॉर्मूला होता है हम लोगों का, हम यहीं आप लोगों को बताने का इसका आंसर सी होगा हाँ। हम बताने का कोशिश कर रहे हैं यहीं पे एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है? तो इस कंडीशन पे हम लोग को क्या निकालने बोला? एमपीसी। तो यहाँ पे एमपीएस बोला ना तो एमपीएस छोड़ेंगे। ये यहाँ 1 है, ये एमपीसी उधर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा और एमपीसी है 0.4 तो माइनस हो जाएगा 0.4 तो घट के कितना आएगा? 0.6 ऑप्शन ढूँढो 0.6 ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ठीक है? आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग बोल रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बोला है यदि अर्थव्यवस्था में एमपीएस में वृद्धि हो तो कुल बचत में क्या होगा? इफ देयर इज इंक्रीज इन एमपीएस, अगर एमपीएस बढ़ रहा है तो टोटल सेविंग क्या होगा? अब सिंपल सा बात है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेविंग, अगर सेविंग का रेशियो बढ़ रहा है तो जाहिर सी बात है भाई सेविंग भी बढ़ेगा, वृद्धि होगा, सेविंग भी बढ़ते जाएगा। ठीक है? आगे भारत में बोल रहा है कला फाइनेंशियल ईयर कब से कब तक है? ये तो हम लोग को एकदम घसीट-घसीट के पढ़े हैं इसको। 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक चलता है। ये तो पूरा दिमाग में घुस गया होगा। निम्नलिखित में से कौन-सा प्रत्यक्ष कर का एक उदाहरण है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट टैक्स? जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स होता है, एक्साइज ड्यूटी यानी कि वस्तु और सेवा कर, अप्रत्यक्ष कर है उत्पाद कर, अप्रत्यक्ष कर है निगमित कर, ये हम लोग का प्रत्यक्ष कर होता है। इसके बाद प्रशुल्क कर यानी कि ये भी अप्रत्यक्ष कर है। जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स है, एक्साइज ड्यूटी इनडायरेक्ट टैक्स है, टैरिफ भी इनडायरेक्ट टैक्स है, लेकिन कॉर्पोरेट टैक्स हम लोगों का डायरेक्ट टैक्स होता है। राजस्व घाटा क्या होता है? तो राजस्व घाटा एक ऐसा स्थिति होता है जहां राजस्व व्यय राजस्व प्राप्ति से ज्यादा होता है, यानी राजस्व घाटा राजस्व व्यय और राजस्व प्राप्ति का अंतर होता है।
रेवेन्यू डिफिसिएट, डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू रिसिप्ट। सरकार का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सरकार के रेवेन्यू रिसिप्ट से ज़्यादा होता है, ठीक है? उसको बोलते हैं बजट डिफिसिएट और इंडिया में भी यही बजट चलता है। किस प्रकार की वस्तु के उपभोग में प्रतिद्वंद्विता नहीं होती? तो याद रखना सार्वजनिक वस्तु में। इन व्हिच टाइप्स ऑफ गुड्स देयर इज़ नो लाइब्रेरी टू कंज्यूम, तो ये हम लोगों का होता है आप लोगों का पब्लिक गुड्स में। बोला गया है विश्व बैंक का स्थापना किस वर्ष हुई थी? व्हेन वाज़ वर्ल्ड बैंक एस्टेब्लिश्ड, तो ये 1944 में हुआ था। ठीक है? 1944 अमेरिका में। जब किसी देश में विदेशी विनिमय दर का निर्धारण बाजार शक्तियों द्वारा होता है, तो किस प्रकार का होता है? तो देखो बाजार में द्वारा तय हो रहा है एक्सचेंज रेट, मार्केट से तय हो रहा है। तो ये मेरे लिए फ्लक्चुएट वाला होगा, मतलब ये मेरे लिए फ्लेक्सिबल होगा, ऊपर-नीचे होते रहेगा, परिवर्तनशील होते रहेगा। तो परिवर्तनशील को ही बोला जाता है तितरी विनिमय दर। यानी फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भुगतान संतुलन के चालू खाते का एक घटक कौन सा है? तो भुगतान संतुलन का चालू खाता में आय वस्तुओं का आयात जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंपोनेंट ऑफ करेंट अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, तो ये होगा इंपोर्ट ऑफ गुड्स। ठीक है, बस हो गया इतना क्वेश्चन आप लोग करके जाओ। इतना में से कुछ क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में पूछेगा, जरूर पूछेगा, जरूर पूछेगा, जरूर पूछेगा, जरूर पूछेगा। और कल से लेके अब तक हम जितना भी आप लोगों को एमसीक्यू करवाए हैं, अगर आप उतना एमसीक्यू कर लेते हो तो बस, इससे ज्यादा आप लोगों को एमसीक्यू में कुछ नहीं करना है। ठीक है, सब लोगों को आज के एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट, और 20 तारीख के एग्जाम के लिए भी ऑल द बेस्ट। अच्छे से देना एग्जाम, अच्छे से पढ़ना और हर क्वेश्चन को सोल्व करना। कुछ भी हो जाए एग्जाम में क्वेश्चन मत छोड़ना, ठीक है ना? ना ऑब्जेक्टिव छोड़ना, ना सब्जेक्टिव में 2 नंबर को छोड़ना, ना 3 नंबर को, ना 5 नंबर को। ठीक है? एग्जाम जाओ, इत्मीनान से, आराम से जाओ, और एग्जाम से आने के बाद हमको कॉल करके, हमको फ़ोन करके बताना कि आपका एग्जाम कैसे गया। और आप लोगों का जो एमसीक्यू का क्वेश्चन पूछेगा, उसका आंसर की हम शाम को ही वीडियो में डाल देंगे। तो अगर आप देखना चाहते हो कि कितना एमसीक्यू सही हुआ, तो आंसर की वाला वीडियो आप ज़रूर देख लेना। ठीक है? अगेन आप सभी लोगों को आज के एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक। एग्जाम में जाकर के आज फोड़ देना।